नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग अपने साइंस की 6 क्लास की एनसीईआरटी को, जो कि एक्चुअली मैंने आपको बताया था इस सीरीज़ के अंदर कि हम लोग एनसीईआरटी का एक एडवांस लेवल लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर की जो बुक है इससे हम लोग कर रहे हैं। और आज हम थर्ड चैप्टर की तरफ प्रोसीड करते हैं। जैसा कि फर्स्ट 2 चैप्टर्स के अंदर मैंने आपको बताया था, तो दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक आपके लिए रूल एंड रेगुलेशन है। जो मर्जी आप समझ लो, उसको गाइडलाइन समझ लो। ये चैप्टर के अंदर जो बातें होंगी ना, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल ही ज़्यादा वाहियात बातें हैं, बच्चों के लेवल से बातें हैं। है क्या, इस चैप्टर में कुछ कुछ पैराग्राफ्स में चीज़ें छुपी हुई हैं जिसको एक्सट्रैक्ट करके हम यूपीएससी में प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ कमाल कर सकते हैं अगर क्वेश्चन बन गया तो, और जो कि बनने की आसार हैं, पूरे पूरे आसार हैं। लेकिन आपको जैसा कि मैंने बताया था, 6th 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी में कुछ कुछ चैप्टर ऐसे आएंगे, हो सकता है पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन मैं डायरेक्टली आपके साथ ये ना इंसाफी नहीं कर सकता कि मैं डायरेक्टली उन 2 लाइनों पे लेकर आपको चले जाऊं कि दोस्तों इस चैप्टर में से सिर्फ इतनी पूरी की पूरी कहानी है, अब ये चैप्टर वाइंड अप हुआ, 2 मिनट की डिस्कशन बनाकर मैं चैप्टर खत्म कर दूं। एक बार सुनने में कुछ नहीं जाता है, क्योंकि अगर आप खुद भी ये किताब घर लेकर आए होते तो एक बार तो चैप्टर की स्टार्टिंग से उसके नाम से लेकर एंड तक तो एक बार तो पढ़ते ना। एक बार पढ़ना जरूरी है। चीज़ें बहुत बच्चों वाली हैं, लेकिन ये कहना कि बच्चों वाली हैं ये आपका गुरूर और घमंड हो सकता है। क्यों? मैंने आपको अभी टेलीग्राम के ग्रुप पे अभी कुछ दिन पहले और व्हाट्सएप के ग्रुप पे क्वेश्चन भेजा था, ग्लिसरीन का, वाटर का, पेट्रोल का, डीजल का, मिसेबल एंड इमिसेबल सॉल्यूशंस का, एंड हाइड्रेला प्लांट का, एंड आप सब ने आंसर सबके गलत ही दिए थे। तो यानी कि जिस चीज़ को हम बच्चों वाली चीज़ समझ रहे हैं ना, हो सकता है एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आपकी तशरीफ मार ले वो। तो हमें किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और वो 2 नंबर नेगेटिव मार्किंग होके हमें पूरे साल घर पे बैठाने पे मजबूर कर सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर। बिल्कुल रिलैक्स वे में इसको समझना, ठीक है? कोई बोर नहीं होगा, कोई इसको बच्चों वाला नहीं समझेगा। फाइबर टू फैब्रिक, कुल मिला के कपड़ों वाला चैप्टर है ये। अब ये चैप्टर्स कैसे काम आ जाते हैं कभी कभार अगर कुछ हो। अब जैसे ये चैप्टर ना मेरे लिहाज से इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। क्यों लगता है? इंटरव्यू रूम में, मतलब ये मैं आपकी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, हरनीत स्पेशली आप सुनना। इंटरव्यू रूम में जैसे क्या होता है कि कभी कभार आपके फादर या मदर अगर जो काम करते हैं ना, तो इंटरव्यूअर उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मेरे पापा की गारमेंट बिजनेस की फैक्ट्री है, पर्टिकुलरली लेडीज गारमेंट्स की फैक्ट्री है दिल्ली में। एंड उसके लिहाज से मुझे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट लगता है कि वो कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं कि दीपांग तुम यही बता दो कि फाइबर और फैब्रिक में क्या फ़र्क होता है, ठीक है? लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये काम आ सकता है, क्योंकि जब कोई एग्जाम ऊट पटांग के क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आप उसमें डगमगाओगे नहीं, किसने क्या ही पूछ लिया। अब यकीन नहीं मानोगे, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का जो क्वेश्चन था यूपीएससी में 2014-15 में, आज तक कोई इसको ट्रेस नहीं कर पाया। विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, सब लोग यही बोलते हैं कि वो करंट अफेयर में था। और मैं कहता हूं बिना करंट अफेयर को निकाले किसी भी साल प्रीलिम्स बिना करंट अफेयर को करे किसी भी साल प्रीलिम्स करा जा सकता है, मेरी गारंटी। 120+ मार्क्स, 60 क्वेश्चन आराम से करे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन निकला था 12वीं क्लास की, जो होम साइंस की एनसीईआरटी है, वहां पर दे रखा है पूरा का पूरा 3 पेज का चिट्ठा कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में। लोग पढ़ते नहीं है ना, लोग जानते ही हैं कि 12वीं क्लास में ये एनसीईआरटी भी होती है, इसको पढ़ना है क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि इसको उठा के पढ़ ही लेना है, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने फ्रेम करा था और सबको लगा था कि वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। विजन आईएएस की मैगजीन में यहाँ पर है, वहाँ पर है। नहीं जी, बहुत साल पहले का वो कंटेंट डला हुआ है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का। तो चलो इसको देखते हैं। फाइबर टू फैब्रिक, ये क्वेश्चन आपकी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देगा जीएस पेपर, ये चैप्टर आपकी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देगा जीएस पेपर 3 में। जब आप इकोनॉमिक ट्रेंड्स या फिर इकोनॉमिक रिलेशंस एंड स्पेशली आईआर के कंटेक्स में आप कुछ कुछ फैब्रिक और फाइबर के आस्पेक्ट को लिखोगे, वो आपको पता लग जाएगा। ये चैप्टर पहले प्रोसीड करते हैं, फिर पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फाइबर क्या होता है और ये फैब्रिक से कैसे अलग होता है, और आम भाषा के अंदर हम जिस चीज़ को कपड़ा बोलते हैं, क्लोथ बोलते हैं, वो क्या होता है, क्या इन सब में कोई फ़र्क होता है या सारी चीज़ें सेम होती हैं? देखो, बहुत ही पतला सा एक धागे जैसा कोई रेशा अगर होता है जिससे कपड़ा बनता है, तो वो होता है फाइबर। यानी कि फाइबर जो होता है वो बेस होता है किसी भी एक कपड़े का।
एक रेशा जो होता है, नंबर ऑफ रेशो को ऐसे अगर मिला दिया जाए तो उससे कपड़ा बनेगा। फाइबर को हिंदी के अंदर लोग रेशा कहते हैं, या कहीं कहीं एरियाज में हिंदुस्तान में टंटू भी कहते हैं। फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक का मतलब होता है क्लोथ, कपड़ा या वस्त्र। ठीक है, यानी कि सबसे पहली स्टेज क्या सीख लिया आज हमने? नंबर वन क्या, पहले क्या बनेगा? पहले क्या बनेगा? फाइबर के फैब्रिक, फाइबर नंबर वन, और फाइबर से क्या बनेगा? फैब्रिक। ठीक है, कोई भी बोर नहीं होगा, आराम से बस मेरी बातों को सुनते चलो। ठीक है, काम आ ही जाएगा, बाद में आप मुझे किस्सियाँ दोगे जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो। फैब्रिक इज प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग एंड knitting लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड्स कॉल्ड yarn मेड फ्रॉम फाइबर्स। यानी कि ये वीविंग निटिंग कुछ नहीं होता, हिंदी में जिसको बोलते हैं ना कपड़ों की बुनाई। ठीक है, तो कुछ ऐसी रील बनाई जाती हैं, धागे जो होते हैं उनको लपेट लपेट के कलरिंग करी जाती है। ठीक है, और उन धागों में सिलाई मशीन से सिलाइयाँ कर करके, या फिर आप पुराने ज़माने की बात कर लो, या फिर आज भी किसी किसी एरिया के अंदर ऊन के गोले को लेकर नाप ले लेकर बोरिंग सी दादियाँ नानियाँ बैठ जाती हैं, चुभने वाले स्वेटर बना देती हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करती है, ऊन के गोले को आप मोटा सा फाइबर मान लो, और जो चुभने वाला वो बेकार सा घटिया सा क्वालिटी का जो स्वेटर बना देती हैं, जिसका नाम हो जाता है कि इसमें प्यार छुपा हुआ है, घंटा। ठीक है, वो फैब्रिक है। वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक फॉर आवर क्लोथ। अब ये चीज़ें कहाँ होती हैं? मतलब ये सारा का सारा जो फाइबर है, अलग अलग क्वालिटी का, कुछ कॉटन के कपड़े, कुछ सर्दियों के कपड़े, कुछ वूल के कपड़े, कुछ वो बोरिंग दादी नानी वाले चुभने वाले स्वेटर, ये सब कुछ जो होता है, हम किस किस प्रकार के फैब्रिक को कैरी करते हैं? हमारी स्कूल यूनिफॉर्म, हमारी शर्ट, पैंट, ट्राउज़र, ब्लाउज, स्कर्ट, शॉर्ट्स, साड़ी, शॉल, ब्लैंकेट, बेडशीट, टॉवल, टेबल क्लॉथ, घर के पर्दे, डस्टर, रुमाल, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ों में हर चीज़ का फैब्रिक यूज़ होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार का फैब्रिक यूज़ होता है। इवन हमारे स्कूल बैग या गनी बैग क्या होता है? जो फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए, ईशा, हमारे यूपी एमपी में जो बोरे नहीं होते हैं, जो बोरों के थान जिनको बोलते हैं, ब्राउन ब्राउन कलर से, है ना, तो वो भी बेसिकली एक प्रकार का फैब्रिक होता है। कैसे? जूट के भी हो सकते हैं, वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। अच्छा, एक और बात होती है, आप लोगों को पता होगा, अर्पित आपको भी पता होगा ये वाली बात, उसी जो बोरे होते हैं ना, जो ब्राउन कलर वाले जो जूट बैग्स होते हैं, उसमें लोग ना, गांव के जो बहुत पिछड़े हुए गांव के जो लोग हैं, या नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, जहाँ पर वो जानते भी नहीं है कि फ्रिज और ये सब क्या होता है, लेकिन गर्मियों में सबको भाई ठंडा पानी तो एटलीस्ट चाहिए, अगर कूलर एसी का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा, तो उसमें ना वो क्या करते हैं, ईशा, उस बोरी को गीला करके जो कोका कोला और पेप्सी की जो आधे आधे लीटर की बोतल होती है उसमें बांध के, भरी दोपहरी में जब लू चल रही होती है, लू की हवाएं चल रही होती है, तब वो टांग देते हैं, है ना, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में वो बिल्कुल चिल्ड पानी, जैसा कि फ्रीजर से एक बॉटल निकली हो वैसा हो जाता है। जानते हो इस प्रोसेस को कि नहीं जानते हो? अब आप लोगों का होमवर्क ये है इस क्लास के बाद, क्योंकि अब ये वाली बात मैंने, अगर ये जस्ट बोरी की बात हुई थी तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप लोगों का होमवर्क ये है, हालांकि 9th क्लास की साइंस में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आप मुझे इसी क्लास के बाद हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के ग्रुप पे लिखकर भेजोगे 150 वर्ड्स के अंदर एक पेपर पर, कि ये कौन से प्रोसेस की वजह से पॉसिबल हो पाता है। लू की हवा जब उस पर लग रही है तो क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से बॉटल ठंडी हो जा रही है। मतलब अब अगर हम लोग हरनीत देखें इस चीज़ को, ये है तो मैजिकल सी चीज़ ना वैसे तो, है ना, कि भरी गर्मी के अंदर भाई किसी चीज़ पर हवा लगी और वो ठंडी हो गई, गर्म हवाएं लग रही हैं, 40-50 डिग्री का टेम्परेचर है, वो गर्म हवाएं लग रही हैं उसके ऊपर, और वो एसी जैसी ठंडी, या फ्रीजर से बॉटल निकाली हो ऐसी ठंडी हो गई है तो मैजिकली चीज़ ना। लेकिन ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है, मैंने आपको सारी हिंट दे दी। बोरी को गीली करेंगे, पेप्सी की बोतल या कोका कोला की बोतल जो भी होती है उसमें लोग वो पानी भर देते हैं, नॉर्मल पानी, हैंडपम्प का पानी भर देते हैं, ट्यूबवेल का पानी, जो भी है, मटके का पानी, घड़े का पानी, और वो जितनी लू उस पर लगती है उतनी ठंडी वो बॉटल होती है। मुझे इस प्रोसेस को आप बताओगे आसान शब्दों के अंदर, ईशा, कि जैसे आप किसी 4th या 5th क्लास के बच्चे को समझा रहे हो, उसने आपको अप्रोच करोगे, दीदी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, बताओ ये चीज़ कैसे, ये बॉटल कैसे ठंडी हो जाती है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, सब लोग लिख कर भेजना, टाइप करके नहीं यार,
आई फील वेरी अनॉयड जब आप टाइप करके भेजते हो, लिख कर भेजना, ठीक है। वेराइटी इन फैब्रिक। अर्पित आप भी कोशिश करना आज लिखने की थोड़ा, ठीक है। वेराइटी इन फैब्रिक्स। अगर हम एक कपड़ों की दुकान पे जाएं मार्केट के अंदर, हमें अलग अलग वैरायटी के कपड़े देखने को मिलेंगे। हर कपड़ा आपकी बॉडी को सूट भी नहीं करता ना। कभी कभार आपकी बॉडी पर स्किन रैशेस वगैरह हो सकते हैं ना, डू यू एग्री? कुछ कुछ कपड़े चुभने वाले होते हैं, कुछ होते हैं, ऐसा होता है ना। हर प्रकार के कपड़े आपको सूट नहीं कर सकते, हर प्रकार का फैब्रिक आप कैरी नहीं कर सकते। जैसा कि आजकल एक चीज़ होती है अर्पित, हम लोग बोलते हैं ना, जब दुकानदार हमें बोलता है ये प्योर कॉटन है, तो हम भी जानते हैं अर्पित कि प्योर कॉटन जैसी आजकल हिंदुस्तान में कोई चीज़ नहीं रह गई है। या जब भी कोई लेदर को बोले कि प्योर लेदर है, तो हम वो भी जानते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं रह गई है। भाई जो तू प्योर लेदर की बेल्टों की बात कर रहा है, तो 500 की क्या तू 3000 की भी दे दे, तभी वो प्योर लेदर इतना हो ही नहीं सकता कि तू इतने सस्ते रेट में बेल्टें बेच रहा हो, या फिर इतने सस्ते रेट में तू कॉटन, ये कपड़े को जिसको तू कॉटन बोल रहा है वो बेच रहा हो। ये बेसिकली हो किसकी वजह से गया है? ये ना, अब जो मैन्युफैक्चरिंग के नए नए जो ट्रेंड्स आ गए हैं ना, ये सब चीज़ें उसकी वजह से पॉसिबल हो गई है। यानी कि मशीन्स वगैरह के थ्रू, नए नए केमिकल्स के थ्रू, डाइज के थ्रू कपड़ों में एक ऐसी, आप कह सकते हो कि चमक लाना या सॉफ्टनेस लाना, जिसकी वजह, और लाइटनेस लाना, कपड़े को हल्का बनाना कि लगता है वो कि वो कपड़ा लाइट हो गया है। अब कुछ जो फैब्रिक हैं वो कॉटन के होते हैं, कॉटन फैब्रिक मतलब वही कॉटन कपड़े। कुछ जो होते हैं वो वूल से, सिल्क से बने होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सिंथेटिक मटेरियल से बने होते हैं, मैनमेड मटेरियल से। अब ये सिंथेटिक वाले जो होते हैं, जनरली इसके लोग ना, जिसे आप जानते होगे इसको हरनीत के, जिम लोअर्स पहनते हैं या फिर जिम के लिए जो टी शर्ट्स होती है वो पहनते हैं। इस पर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। आप इसको गुड़ी मुड़ी करके कैसे भी करके रख दो, हल्का सा इसको फटकारो तो ये चीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन अगेन किसी किसी की बॉडी पर सिंथेटिक मटेरियल्स भी सूट नहीं करते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिक जो कि यूज़ करे जाते हैं वो है कॉटन फैब्रिक, वोलन फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक एंड सिंथेटिक फैब्रिक। अब आपको लगेगा यार यूपीएससी की क्लासेस में आप ये सब ये करवा रहे हो, लेकिन ये चीज़ ना एक बारी एसएससी में पूछी जा चुकी है, सीएचएसएल के पेपर के अंदर। कितने तरह के फैब्रिक होते हैं, अब लोगों को फैब्रिक पता होगा तब तो वो बताएंगे कितने तरह के होते हैं। हम लोग जनरली जो क्लोथ वेयर करते हैं वो कॉटन फैब्रिक के ही पसंद करते हैं, लेकिन कब? जब बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही होती है समर सीजन के अंदर, एंड वुलन क्लोथ जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, ठीक है, विंटर्स में। क्लोथ विच आर मेड अप ऑफ सिल्क फैब्रिक, ठीक है, एंड सिंथेटिक फैब्रिक, ये तब कंफर्टेबल लगते हैं हमारे शरीर को जब वेदर जो हो ना ही ज़्यादा गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडा हो, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले राइटर आपको ये कह रहा है, यान का एक मतलब जान लेते हैं हम लोग। एक शब्द है यान। यान इज अ स्पन थ्रेड। व्हाट डू यू मीन बाय स्पन थ्रेड? बुनाई वाला धागा, है ना, जिससे हम लोग कपड़ों में मतलब जो धागे वगैरह होते हैं उसको लपेट कर एक कपड़ा बनाते हैं, उसकी बुनाई करते हैं, नेटिंग करते हैं। तो बेसिकली क्या, यान एक लंबा सा धागा आप इसको कह सकते हो, विच इज यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। जैसे आपको एक चीज बताता हूं, आप ये रील तो जानते ही होंगे, इंस्टाग्राम वाली रील की बात नहीं कर रहा मैं। मान लो एक काला धागा है, ठीक है, क्या आप, अगर ये बड़ा सा धागा है, बड़े साइज के भी धागे होते हैं, हम तो जनरली छोटी छोटी रील जानते हैं जिसमें आपके घर पे ऐसी नौटंकी चलती होंगी, सबके घर पे चलती हैं कि मम्मी बोलती होगी मेरे को दिख नहीं रहा, ये सुई ले और इसमें धागा डाल दे, तेरी टी शर्ट पे बटन लगाना है या कुछ करना है, ठीक है। अब ऐसे बड़े बड़े साइज़ की भी रील होती है, ठीक है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसी रील से एक पूरे के पूरे पर्सन की एक पैंट बन जाती है, एक लोअर बन जाता है, या एक टी शर्ट बन जाती है? बोल सकते हैं, बताओ, है ना। लेकिन जब आप रील को अनफोल्ड करते हो, जैसे खोलते हो उसको, इसमें से कुछ ऐसी धागा निकलता है कि नहीं निकलता है? आपने अशप्रीत रील पकड़ रखी है, एक धागे की रील पकड़ रखी है, वो धागा आपके हाथ में रह गया और रील छूट गई, तो वो खींचा चला जाएगा ना पूरा का पूरा, एक सिंगल लेयर हो जाएगी ना उसके अंदर, है ना। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखो ना, उस पर्टिकुलर धागा जो आपको एक, जो आपको लग रहा है कि वो एक लेयर का है, लेकिन उसके अंदर फर्दर और भी लेयर होती है।
लोग जनरली क्या करते हैं जब सुई में जब वो धागा डालते हैं, वो अपने लिप्स के बीच में उसको लगते हैं हल्का सा गीला करने के लिए, ताकि उस पर थूक लगा सकें। उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से जा सकती है। वरना आप कभी कभार देखना, एक रेशा भी अगर सुई के पीछे वाली साइड अगर फंसता है ना, तो वो जाने नहीं देता उस धागे को अगल बगल की साइड से। फिर जब आपको बोलता होगा घंटा हो गया तेरे से डाला नहीं गया, ला इधर दे सुई धागा, ये मैं ही डाल लूँ, है ना। करें आशप्रीत कभी ऐसे काम घर पे? है ना, देखो पहचान लिया ना मैंने आपको। वॉट आर फैब्रिक्स मेड ऑफ? फैब्रिक्स जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं हमारे, वो इसी प्रकार के यान से बने होते हैं, ठीक है। विच आर इन टर्न मेड फ्रॉम फाइबर्स, एक एक रेशे से जो बने होते हैं, ठीक है। अब अगर हम किसी कपड़े को देखते हैं तो हमें तो वो एक कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट की तरह लगता है कि हाँ भाई, एक कपड़े को हम सिर्फ नॉर्मली ऐसे ही देख रहे हैं कि यार ये शायद से टी शर्ट जैसे पता नहीं किसी पेड़ पे लगी हुई थी और हमने तोड़ ली, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि जहाँ से भी आप, जैसे मतलब मान लो आप अभी अपने आप को देख लो, कोई भी आपने टॉप पहन रखा है, सूट पहन रखा है, कोई टी शर्ट डाल रखी है, साइड में पक्का उसके कोई ना कोई एक धागा या एक रेशा निकल रहा होगा। अगर आप उसको खींचने पे आओ ना, तो वो पूरा का पूरा हो सकता है एक लंबा सा आपकी टी शर्ट से, आपके लोअर से खींचा चला है वो धागा, ठीक है। तो इफ़ वी लुक एट द पीस ऑफ फैब्रिक क्लोजली थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो हमें ये देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, फैब्रिक जो है वो एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड से बना हुआ है, यानी कि वो ऐसे करके ना एंटेंगल्ड होते हैं। ये मैंने मैग्नीफाइड इमेज दिखाई है आपको। और यही चीज़ आपको एक धागे में कैसे दिखती है, ये ऐसे उलझे हुए हैं, और एक नहीं काफ़ी सारे। ओके, ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। ये एक एनलार्ज व्यू है, मतलब वही मैग्नीफाइड इमेज है ये सारी की सारी, कि कुल मिलाकर ऐसे ऐसे करके जो यान होते हैं, वो बेसिकली एक जगह पे पूरे के पूरे बुनाई उनकी एक साथ होती है। इस वजह से आपको जब ऐसा कोई पीस ऑफ क्लोथ एक साथ आपको देखने को मिलता है तो आप उसको कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट समझ लेते हो। लेकिन जनरल सी बात, राइटर छोटी सी बच्चों वाली बात बोल रहा है कि अगर आप एक धागा निकालने का ट्राई करो ना, तो हो सकता है वो पूरा का पूरा खींचा चले। अब जैसे एक बार बताओ, ये बंदा यहाँ से धागा खींच रहा है, अगर ये खींचता चला जाए, खींचता चला जाए, खींचता चला जाए, इसमें से सिर्फ ये इतनी ही लेयर रह जाएगी ना इसकी, बताओ, ये पूरा का पूरा खींचा चलाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा ना ये चीज़ है। ओके, जब अब आप डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन पे आ जाओ। जो फैब्रिक होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ यार्न्स और थ्रेड विवन टुगेदर, जिनकी एक साथ बुनाई होती है, एक साथ उनको लाया जाता है एक पर्टिकुलर जगह पर, और उससे आपका एक कपड़ा जो होता है वो रेडी होता है, ठीक है। यार्न्स जो होते हैं वो फाइबर से बने होते हैं, जैसा कि वो आपको बोल रहा है, मैंने आपको बताया ना, एक धागे को अगर आप नोचो अपने नाखूनों से, ठीक है, तो उसमें से ये ऐसे रेशे बाहर आएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। फैब्रिक्स अगेन वही वाली बात कर रहा है कि फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यान एंड यान इज मेड फ्रॉम फाइबर। फाइबर जो होते हैं उनसे यान बनता है, एंड देन यान में एक फैब्रिक अल्टीमेटली आपका कपड़ा बनकर आता है उससे, जिसको हम लोग फैब्रिक कहते हैं। अब जो फाइबर होते हैं, अब यहाँ से हमारी डिस्कशन थोड़ी सी लॉजिकल है, थोड़ी सी हमारे काम की है। धीरे धीरे करके चैप्टर जैसे प्रोसीड करेगा, काम की बात आपको मिलेगी। फाइबर कह रहा है, वी ऑल हैव सीन कॉटन ऑल्सो कॉल्ड कॉटन वूल इन आवर होम, ठीक है। जो कॉटन है, ये रुई रुई की बात कर रहा है बेसिकली। जो कॉटन है वो क्या है, एक वाइट सॉफ्ट और फ्लफी मटेरियल होता है, ठीक है। अगर हम कॉटन को अलग करना चाहें अपने हाथों से, तो हमें देखने को मिलेगा, अगर आप नोचने भी लगो ना उसको, तो बहुत थिन और टाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स उसके अंदर से निकल कर आएंगे। इनको कहा जाता है कॉटन फाइबर। शाम की पूजा के लिए या फिर घर पे अगर रुई की मम्मी अगर बत्ती बनाती होंगी घी वाली, तो आप ये जानते होंगे कि वो कभी कभार एक कटोरे के अंदर घी भरकर
वो बत्ती एक साथ बनाकर रख लेती होंगी 15-20 दिनों के लिए। हालांकि अब इसके रेडीमेड पैकेट भी आते हैं, लेकिन आपने कभी किसी को देखा हो, दादी को या मम्मी को, घर पे अगर पूजा होती है और आप लोग अगर घर पे ये रुई से जो जोत होती है वो बनाते हो और एक डब्बे में स्टोर करके उसको रख लेते हो, क्योंकि लोग जनरली यही कहते हैं 5-6 दिन की एडवांस में बना लेते हैं, रोज़ रोज़ कौन बनाने बैठे। ठीक है, मान लो कि घर पे शाम को आटे का एक दिया बना और उसमें एक ये कॉटन की एक जोत जलाने के लिए एक वो बनाया, तो उसमें से आप देखना जब आप कॉटन को, रुई के वो फ्लफ़ी मटेरियल को जब आप छीलो ऐसे या फिर कुछ भी शेप दो, तो उससे पतले पतले जो स्ट्रक्चर्स निकलेंगे वो फाइबर है, कॉटन फाइबर है वो। ठीक है, अब जो आप ये कह सकते हो, ये जो रुई का एक पूरा का पूरा जो गट्ठा होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फाइबर। और इसको अगर मैं दिखाऊं तो अगर आप अभी इस टाइम पर अपने रूम में बैठे हुए हो तो आपके सामने सबसे पहली फ्लफी चीज़ होगी आपका डबल बेड का गद्दा और उस पर रखी हुई पिलो। ठीक है, या अगर आप बेड पे बैठे हो टेक लगाकर, तो उस पिलो में यही चीज़ है कि वो फ्लफीनेस इसलिए कि एक्चुअली नंबर ऑफ फाइबर्स जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पर है, इस वजह से वो फ्लफी है। ठीक है, फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स एक बहुत थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं। अल्टीमेटली जब इन फाइबर्स को कंपाइल आप करते हो तो उससे फैब्रिक बन जाता है, अगर आप उसको एक पर्टिकुलर शेप दे दो। ठीक है, तो फैब्रिक बन जाता है उस चीज़ से, एंड कपड़ा कुछ भी, लोअर पैंट वगैरह टी शर्ट जो मर्जी। ठीक है, अब फाइबर के अलग अलग एग्जाम्पल क्या होते हैं? कॉटन फाइबर, वूल फाइबर, सिल्क फाइबर, फ्लैक्स, जूट, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड पॉली एक्रेलिक। ठीक है, फाइबर्स की एक साथ बुनाई करी जाती है यान के अंदर और उसके बाद फर्दर और उनको कंपाइल करके एक कपड़ा बनाया जा सकता है। अब ये जितने भी फाइबर्स हैं ना, ब्रॉडर कैटेगरी जो होती है इनकी दो होती है। एक कुदरत से नेचुरल वे में हमें प्राप्त होते हैं और दूसरे आप कह लो कि मैन मेड होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें थोड़ी सी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में हुआ क्या, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने पूरे के पूरे हिंदुस्तान के बहुत मेजर किसानों की, मेजर एरियाज में बहुत सारे किसानों की, लाइक बिहार वगैरह में लंका लगाती थी। किस बात को लेकर? ये उनको फोर्स करते थे कि तुम क्या ग्रो करो? इंडिगो। इंडिगो की खास बात होती है कि जिस जगह पे एक पर्टिकुलर लैंड पे अगर आप एक इंडिगो, अच्छा जिन लोगों को नहीं पता, इंडिगो इंडिगो कुछ नहीं होता, इंडिगो डाई होती है। इंडिगो डाई होती है। ठीक है, जैसे आपको लगता है कि आपने जो सूट कैरी करा हुआ है, जो चुन्नी पहनी हुई है आपने, या जो लोअर पहना हुआ है, या सलवार डाली हुई है, कुछ भी चीज़ है, आप मतलब रुमाल भी है, कुछ भी, जो चीज़ कलरफुल है तो आपको ऐसा लगता है कि वो शायद से इन धागों से बनाई गई होगी। लेकिन अगर स्पेशली हम चुन्नी की बात करें ना, जो लेडीज सलवार पे या सूट पे कैरी करेंगी, जो भी है, उसको आप कभी देखना, ये जगह कई कई जगहों पर सड़कों के इर्द गिर्द काम होता है। अशप्रीत, हम दोनों के घर के अगर पास बोलूँ तो सीफोरी में ये वाला काम होता है, अगर आप गए हो तो कभी देखा हो। वो एक बंदा बैठा रहता है, वो गर्म पानी में, जैसे पतीला नहीं होता जैसे हमारे घर में जिस पे चाय बनती है, उसमें पानी डालता है, कुछ कलर्स डालता है और चुन्नी को ऐसे ऐसे करके एक डंडे से बार बार उठाता है गिराता है, उठाता है गिराता है। वो बेसिकली उसकी कलरिंग कर रहा होता है। ये होती है इंडिगो, एंड इंडिगो बहुत खतरनाक चीज़ होती है। इसकी सिर्फ 2 गोली अगर आप इनटेक कर लो तो 15 मिनट में आपकी मौत हो जाएगी। ठीक है, तो इंडिगो की एक खास बात होती है कि जिस लैंड पर ये इंडिगो उगाया जाता है, ऑब्वियसली बात है जहाँ हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड की, अगर ये बहुत टाइम तक, लंबे समय तक अगर ये इंडिगो अगर आप ग्रो करते रहो, इंडिगो क्रॉप्स जो है अगर आप ग्रो करते रहो, तो उसके बाद ना इस ज़मीन का नेचर कुछ ऐसा हो जाता है कि ये ज़मीन पहचान जाती है, इस ज़मीन को पहचान हो जाती है कि हम सिर्फ इंडिगो के लिए ही बने हैं। वो सॉइल पे फिर आप जो फूड क्रॉप्स है वो शायद से ही फिर कभी उगा पाओ। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने इंडिगो उगाते रहे। इंडिगो अपने आप में क्या है? फूड क्रॉप है कि कैश क्रॉप है? कैश क्रॉप। शुगर केन क्या होता है? फूड क्रॉप के कैश क्रॉप? कैश क्रॉप। कॉटन क्या है? फूड क्रॉप के कैश क्रॉप? कैश क्रॉप। ठीक है,
तो ये जो फूड क्रॉप्स हैं फिर इस लैंड पे नहीं उगते। अब क्या होता है, ये लोग फार्मर्स को बोलते रहते थे कि देखो तुम अपने एरिया में खेती बाड़ी करते रहो, इतने इतने लैंड पे जो है इंडिगो उगा लेगा। ठीक है भाई, अब मजबूरी वाले वो दौर थे, किसान कुछ कर नहीं सकते थे, लाचारे बेचारे थे। और यही एक मेजर इशू बना था, आपको पता होगा, जो चंपारण में, बिहार में गांधी जी को एक बंदा लेने आया था। 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं। इस इवेंट को क्या कहते हैं हम लोग? इस इवेंट को क्या कहते हैं हम लोग? जिस दिन गांधी जी इंडिया आते हैं हम क्या मनाते हैं हर साल उस इवेंट को? जल्दी बताओ। हिंट देता हूँ, चलो। सारे एनआरआईज को हम लोग संबोधित करते हैं उस दिन, उन दिनों, उस दिन। अरे यार, प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी ना अच्छे खासे एक लॉयर थे, इंग्लैंड से पढ़ाई करके आए थे, हिंदुस्तान लौट गए थे, फिर साउथ अफ्रीका चले गए थे, काफ़ी साल इन्होंने वहाँ पर स्पेंड करे। 1915 में जब ये फाइनली भारत आ जाते हैं एंड साउथ अफ्रीका में होमवर्क कर कर आते हैं, ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। इंडिया आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, अर्शप्रीत आप बताओ, मैंने आपको, जब आप 12th क्लास में थे तब मैंने आपको इंग्लिश में ये चीज़ कवर करवाई थी। इनको कौन सा वो पर्सन है जो कि कन्विंस करने के लिए जाता है कि आप चंपारण चलो, वहाँ पर किसानों की हालत बहुत ख़राब है, इंडिगो प्लांटर्स वगैरह की, शेयर क्रॉपर्स की? थप्पड़ मारो अपने आपके, अपनी चप्पल उठा के थप्पड़ मारो अपने आपके। यस। राजकुमार शुक्ला गांधी जी ना मानते नहीं है वैसे। गांधी जी शुरू शुरू में जैसे होता है ना, कोई बाहर से आया है, इतना उसका नाम हो गया साउथ अफ्रीका वगैरह में भी, तो थोड़ा सा एक पॉशनेस तो आ ही जाती है हमारे कैरेक्टर के अंदर। अरे मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं लेता, मैं छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, लेकिन ये 1 डेढ़ साल तक लगातार गांधी जी के पीछे पीछे घूमता रहता है। तो एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, हरनीत ध्यान से सुनना। अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि गांधी को, गांधी की आइडेंटिटी हिंदुस्तान में किसकी वजह से मिली, जैसे बोलते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन, है ना? सिमिलरली गांधी की पर्सनैलिटी में, जैसे जीवन में हमारे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, उनकी वजह से हम कुछ ना कुछ बन जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते पूरे जीवन में कि जो भी मैंने अचीव करा वो सिर्फ इकलौता उसका एफर्ट मारने वाला या हकदार मैं ही हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जीवन के साइकिल में, जिनके कुछ अच्छे बर्ताव की वजह से भी और बुरे बर्ताव की वजह से भी हम अनलिमिटेड रॉकेट बन जाते हैं। अब गांधी तो आने के लिए मान ही नहीं रहे थे, गांधी तो कांग्रेस के सेशंस वगैरह में बिजी थे। राजकुमार शुक्ला वॉज द पर्सन जिसने गांधी को गांधी बनाया। एंड स्टेट पीएससीज में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है राजकुमार शुक्ला का, लेकिन कोई नाम नहीं जानता है। और ये क्वेश्चन जनरली जब निकलता है ना, वैसे तो कह लो चलो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से निकलता है, लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इतनी वास्ट होती है, उससे बेटर होता है। मैंने आपको एक वैल्यू एडिशन की सीरीज करवाई थी अभी कुछ महीने पहले, जिन लोगों का 2023 वाला बैच था, है ना? उसमें मैंने उनको, उन लोगों को 12th क्लास का जो चैप्टर है, इंडिगो नाम है इंग्लिश का चैप्टर, वो बुक होती है 12th क्लास में, अगर आप लोग सीबीएसई तो आपको पता होगा, फ्लेमिंगो एंड विस्टास। तो उस बुक में दे रखा है ये चैप्टर, और मैंने बहुत 1 डेढ़ घंटे की डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आप सब लोगों के साथ, अब उसको देखना। खैर छोड़ो, अब हम काफ़ी डीप जा चुके हैं टॉपिक के अंदर, वापस आते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए हम साइंस कर रहे हैं ना कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, लेकिन वापस आते हैं, थोड़ा सा अपने आपको ऊपर उठाते हैं। मैं बात ये कर रहा था कि जब ये इंडिगो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले उगवाते रहे, ग्रो करवाते रहे हिंदुस्तान के किसानों से, ठीक है, तो एक टाइम के बाद हुआ क्या, फर्टिलिटी जो थी वो जाने लग गई। लेकिन चलो उनको ये था, फार्मर्स को ये पता था कि चलो हम फूड क्रॉप्स नहीं उगा सकते, लेकिन इंडिगो तो हम उगाते ही रहेंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद ना इन्होंने अपनी औकात दिखा दी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। इन्होंने क्या बोला हिंदुस्तान के किसानों को कि अब इंडिगो मत उगाना, अब हमें इंडिगो की नीड नहीं है।
क्यों नहीं है वो नीड? क्या बोला था? क्यों नहीं है वो नीड? यस। ये लोग ना इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर सिंथेटिक इंडिगो बनाना सीख गए थे, केमिकल बेस्ड, इंडस्ट्री बेस्ड। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या, बहुत सारा जो हमारा एक बहुत लार्ज एरिया में आप कह लो, जो ज़मीन का टुकड़ा था जिस पे अच्छी खासी खेती बाड़ी हो सकती थी, उसका बट्टाधार हो गया, उसका बेड़ा गर्क हो गया। जब एक लैंड जो कि बहुत फर्टाइल हो, उसकी फर्टिलिटी जब दोस्तों खत्म हो जाए, उसका एंड प्रोसेस क्या होता है? एंड प्रोसेस क्या होता है? डेजर्टिफिकेशन। अब चलो ये वाली बात हो रही है तो एक और एस्पेक्ट दे देता हूं। क्या यूनाइटेड नेशंस की कोई ट्रीटी या कोई कन्वेंशन है डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए वर्ल्ड के एरियाज में अलग अलग? नहीं नहीं, वो तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनएफसीडी। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यहाँ लिख देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNFCCC। आप UNFCCC बोल रहे थे ना? ये वाली वो होती है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी के बेसिस पर वो कॉप जो मीटिंग्स नहीं होती हैं, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाली, वो इसी के बेसिस पर होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब यानी कि जो कोई भी फाइबर है, इंडिगो जैसी चीज़ अगर नेचुरल तरीके से और कैसे भी करके अगर बन सकती है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, प्लांट की बेसिस पर अगर बन सकती है, नेचुरल तरीके से अगर आ सकती है, तो फिर वो मैनमेड तरीके से भी बनाई जा सकती है। ठीक है, ठीक है, तो ये है पूरी कहानी। अब देखते हैं दो तरह के फाइबर्स को। जो फाइबर्स हैं, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोनों से जब हमें मिलेंगे तो उनको हम लोग कहेंगे नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स बेसिकली एक कलेक्शन होते हैं छोटे छोटे धागों की, जो कि या तो आपको प्लांट से मिल जाएंगे, एनिमल से मिल जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है इसके? कॉटन कहाँ से मिलेगा आपको बताओ? प्लांट से कि एनिमल सोर्स से? प्लांट से। वूल कहाँ से? एनिमल से। सिल्क एनिमल। फ्लैक्स प्लांट्स। जूट प्लांट्स। तो कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट आर नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एंड वूल एंड सिल्क आर द नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। सिल्क लगती है स्प्रीत पेड़ों पे? कौन बनाता है सिल्क को? सिल्क वॉर्म। तो जो कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट फाइबर्स हैं, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्लांट्स। ठीक है, दे हैव द सेम नेम्स एज द फाइबर्स, यानी कि कॉटन फाइबर, फ्लैक्स फाइबर, जूट फाइबर, इनके प्लांट भी यही होते हैं, कॉटन प्लांट, फ्लैक्स प्लांट एंड जूट प्लांट। ठीक है, वूल जो है, इट इज मोस्ट कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम शीप। शीप कौन होती है? भेड़। इनके जो बाल होते हैं उसकी ट्रिमिंग कर दी जाती है और उसको पूरा का पूरा नंगा करके उससे जो भी हेयर जो प्राप्त होते हैं वो वूल मिल जाती है। ठीक है, जैसा कि 3 इडियट्स मूवी में आप लोगों ने देखा होगा ना, वो जो स्कूल चला रहा होता है तो वहाँ पर बच्चे कुछ साइकिल चला चला कर वो एक ट्रिमर बनाते हैं जिससे वो वूल को निकाल रहे होते हैं शीप से। लास्ट सीन जो है उस मूवी का, है ना। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ गोट, रैबिट्स, याक एंड कैमल। अब देखो, ये चीज़ ना कोई कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है अगर अभी तक आपको ये चीज़ नहीं पता थी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर पूरा चैप्टर पे हम लोग 3 से 4 घंटे 6 घंटे दें
और एक लाइन भी अगर हमें ऐसी मिल जाए जो हम नहीं जानते थे या जिससे हमें लगता है कि यार एग्जामिनर फंसा सकता है कुछ भी बोलकर, तो इट इज़ टोटली वर्थ इट। वूल और कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करी जा सकती है? जैसे हम तो अभी तक शीप 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 ही जानते हैं, लेकिन आज आपको क्या पता लगा? बकरियों से भी, खरगोश से भी, याक से। याक पहाड़ी इलाकों में होते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं कैसे होते हैं। एंड ऊँटों से भी, कैमल से भी। मुझे सच बताना, आप में से कितने लोग आज से पहले ये वाली चीज़ को जानते थे कि वूल रैबिट और कैमल भी देते हैं? सच बताओ, पता था सबको? नहीं ना? इसलिए मैं कह रहा था कि आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर। इंट्रो मैंने शुरू में ही बोल दिया था चैप्टर की तरफ, कुछ भी एक लाइन भी बोलने से पहले। अब बताओ ईशा, अगर हमने जो अभी तक ये चैप्टर पढ़ा भी, ये चलो ये जो फैक्ट मिल गया, खुशी तो दी ना इसने हमारे दिल को कम से कम। हम किसी से आर्ग्यूमेंट करके अब उसका मजाक तो उड़ा सकते हैं ना कम से कम। और खोल के रख देना ये वाली एनसीईआरटी उसके सामने, मुंह पे मारना खिंचा के। सिल्क फाइबर जो है, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। कुकून बेसिकली क्या होता है कि ये जो सिल्कवॉर्म होते हैं, ये एक ना सिल्की केस बना लेते हैं कुछ ऐसे, और उसके अंदर फिर ये रेशा जो होता है ये बनता रहता है। अच्छा, ये सिल्कवॉर्म ये रेशा बनाते कैसे हैं? सिल्क कैसे बनाते हैं? ये क्या होता है बेसिकली? इनका कौन सा बॉडी प्रोडक्ट होता है ये जिससे सिल्क निकलता है? ये क्या रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से? हाँ, वेरी गुड, थूक होती है इनकी, सलाइवा। शाबाश, तो याद रखना ये, ठीक है? ये जो सिल्कवॉर्म होते हैं जो सिल्क बनाते हैं ना, ये अपने सलाइवा से बनाते हैं। इस चीज को अगर जानना है ना, मैंने आज तक कोई गूगल पे इसके लिए सर्च नहीं करा कभी भी। नजरें और दिमाग हमेशा आपके पैने होने चाहिए। कहाँ दे रखा है इसके बारे में कि ये अपनी थूक से आ, जो है सिल्क बनाता है? परेश रावल ने अपने मुंह से बोला था ये वाली बात नायक मूवी के अंदर। अनिल कपूर जब मना कर देता है मुझे सीएम नहीं बनना, जब उसके घर जाता है, जब उसको मोटिवेट वो कर रहा होता है, तो एक अपाहिज लड़का जब उसके गले में आता है ना माला टांगने के, हमारा देश भी मेरी तरह अपाहिज हो गया है, आप उसे उठाकर चला दीजिए। जब वो एग्री कर लेता है कि हाँ मैं सीएम बनूंगा, तो वो जब वो उसको मोटिवेट कर रहा था उसको ताना मारता है कि एक रेशम का कीड़ा भी ना मरने से पहले 100 बार अपने थूक से रेशम छोड़कर जाता है ताकि लोग उसको याद रखें, और तुम जीते जी मर रहे हो। तब जाकर वो हाँ करता है कि हाँ मैं सीएम का उम्मीदवार बनूंगा। तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा सर्च की जरूरत नहीं है, पिक्चर देखा करो अच्छी सी। याक, याक दिखाता हूँ मैं आपको। ये होती है याक। ठीक है, कहाँ मिलेगी आपको? गर्मी वाले इलाकों में या फिर ठंडे इलाकों में? कभी कभार गर्मी वाले इलाकों में मिल सकती है, सरवाइव नहीं कर सकेगी। ये कैसे कह सकते हो कि नहीं मिल सकती? ये तो चलो तुम देख कर बोल रहे हो बैकग्राउंड वगैरह को, कैसे कह सकते हो? प्रूव करो जरा इस बात को। क्यों नहीं कर पाएगी? क्या? हाँ, बाल इसके बहुत घने, और घने बाल जहां पर जानवरों के होते हैं वो गर्मी वाले रीजन के अंदर नहीं कर पा पाते, है ना? अगर ये सच में अगर गर्मी वाले रीजन का जानवर होता ना तो इतने बाल होते ही नहीं इसके, है ना? अच्छा ये बताओ, जो पोलर बियर है वो राजस्थान में कहाँ देखने को मिलता है? कौन सी जगह में? जोधपुर के अलवर? स्नो लेपर्ड कहाँ? दिल्ली के? मध्य प्रदेश? बताओ एसपी, सोच रही है एसपी बैठ के। राइटर आपसे आगे ये बोल रहा है कि हजारों सालों तक सिर्फ जो नेचुरल फाइबर्स थे, लाइक कॉटन, फ्लैक्स, वूल, सिल्क, यही अवेलेबल होते थे पहले कपड़े बनाने के लिए। पिछले 1 सेंचुरी में, लगभग पिछले 100 सालों के अंदर, अब जो फाइबर्स है ना वो केमिकल सब्सटेंसेस से भी बनाए जाते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन नहीं होते, ना ही प्लांट से ना ही एनिमल से। इंडस्ट्री बेस्ड, फैक्ट्री बेस्ड होते हैं
फाइबर्स जो कि केमिकल सब्सटेंसेस से प्रिपेयर कर जाते हैं इंडस्ट्रीज में, इनको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो कुछ एग्जांपल्स क्या हैं सिंथेटिक फाइबर के? नायलॉन, पॉलिस्टर, लाइक टेरिलीन, पॉली एक्रेलिक लाइक ऑर्लोन, ये सब फाइबर्स हैं, ये सारे के सारे फैक्ट्री मेड फाइबर हैं। सिंथेटिक फाइबर्स को आप आर्टिफिशियल फाइबर या फिर मैन्युफैक्चर्ड फाइबर भी बोल सकते हो। ठीक है, जितना अभी हमने पढ़ा इसको तो गोली मारो, इन नाम पे एक बारी फोकस करो। कल को ये आ सकता है ना क्वेश्चन कि इनमें से क्या चीज़ सिंथेटिक फाइबर है। अब वो आर्टिफिशियल या मैन्युफैक्चर्ड वर्ड देगा तो हो सकता है किसी को हिंट मिल जाए, लेकिन इनमें से क्या चीज़ सिंथेटिक फाइबर है। एंड अगर ये नाम आ गया ना तो आधे लोग तो ये सोचेंगे कि हिंदू के किसी एडिटोरियल में होगा ये वाला नाम, वहां से उठा लिया इस एग्जामिनर ने, क्या ये वाला नाम कि योजना मैगजीन में होगा शायद से, ये वाला नाम वहां से उठा लिया होगा। टेरिलीन, पॉली एक्रेलिक, ये क्या होता है ये भी आ सकता है। एंड ये जो क्वेश्चन है ना, टेरिलीन, पॉली एक्रेलिक, यूपीएससी को क्योंकि पता होगा कि पॉलिस्टर वगैरह के बारे में, नायलॉन के बारे में थोड़ा बहुत साइंस वाला बैकग्राउंड वाला बच्चा भी पहचान लेगा। प्रॉपर तरीके से अगर ये आ गया ना कि टेरिलीन पॉली एक्रेलिक क्या होता है, ऑप्शन एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं क्या, ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं क्या, ये कोई एमीबा या कोई बैक्टीरिया के नाम है क्या, कोई फंगाई की कैटेगरी है क्या, यही एक सिंथेटिक फाइबर है। अगर मेरे इस क्वेश्चन में दम ना लगे ना, 2018 से ऐसे इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड साइंटिफिक टर्म्स के ऊपर आप पेपर देख लो, 2018 से क्वेश्चन देख लो, हर साल ऊट पटांग 2 टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है जो कि इकोलॉजी एनवायरमेंट एंड साइंस से रिलेटेड होती हैं, एंड कोई उसको बता नहीं पाता। ऑप्शन ऐसे होते हैं कि इंस्टीट्यूट तो देख के ही पेपर बोल देते हैं पहली बात तो, कि हमें तो ओपन सेशन के अंदर बच्चों को ये बता रहे हैं दिस क्वेश्चन वाज सपोज टू बी लेफ्ट। ये टर्म पे फोकस कर लेना प्लीज, टेरिलीन एंड पॉली एक्रेलिक, ये क्या है, या फिर इसका ये भी आ सकता है एक नाम ऑर्लोन। इन 3 टर्म्स में पक्का, मैं स्टेट पीएससी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो डायरेक्ट यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, इस पर ट्रैप बना सकता है यूपीएससी पक्का। और 18 से इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया था यूपीएससी ने ये वाला गेम खेलना, अभी तक कंटिन्यू है वाला गेम। एलिमिनेट करना बहुत आसान है ना इस गेम से, सबका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, अगला क्वेश्चन वैसे ही नहीं कर पाएंगे आता हुआ अभी इसको देखकर। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक और क्लॉथ। ठीक है, ये जो फैब्रिक्स होते हैं हमारी ड्रेसेस वगैरह बनाने के लिए या फिर घर में डोमेस्टिक पर्पस के लिए, लाइक पर्दे वगैरह, उसके लिए यूज होते हैं। सिंथेटिक फाइबर कारपेट्स और रोप बनाने के लिए भी यूज होते हैं, रस्सियां। सिंथेटिक फाइबर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। क्लोथ जो कि सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं ये ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं, वो फटते नहीं है, पता है। कॉटन कपड़े फट जाते हैं, उनमें छेद हो जाते हैं, इनमें इतना इजीली ये वाली चीज हो नहीं सकती। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जो जिम फिट क्लोथ्स जो होते हैं नाइकी के, रीबॉक के, एडिडास के, प्यूमा के, आप स्किन फिट क्लोथ्स कहते हैं वैसे उनको, आप देखो ज़रा जो जिम वाले कपड़े या ऐसे कोई भी होते हैं कि वो इन्हीं मटेरियल से बने होते हैं, सिंथेटिक, उससे सिंथेटिक फाइबर से। इतना वो नहीं होता इसमें, मतलब कि ख़राब हो जाए, इतना अच्छा मतलब वो फाइबर होता है सिंथेटिक फाइबर के, ख़राब हो जाए या फटने लग जाएंगे, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, कितने भी बार धो लो, कुछ भी कर लो, कोई प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रेस पहली बात तो होएगी भी नहीं, चिपक जाएगा प्रेस से। अब हम लोग ना ये जो अगर डिस्टिंग्विश करना है अगर हमें कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक फैब्रिक में, हम लोग एक बर्निंग टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। कह रहे हैं छोटा सा पीस ले लो किसी भी एक कपड़े का जिसको आपको टेस्ट करना है, एक बर्नर ले लो एंड एक पेयर ऑफ टोंग्स ले लो। ये टोंग्स क्या होता है ये जानते हो? ये लैब्स में होता है,
हमारे घर में भी होता है। टोंग्स वैसे तो प्रॉपर तरीके से ये होता है, जैसे बारबेक्यू वगैरह का भी कोई करे तो उसके घर में होता है, जनरली तो नहीं होता, लेकिन हमारे घर में टोंग का एक प्रकार होता है जब हम चाय को छानते हैं। ये पकड़ बोलते हैं ना इसको, जानते हो कि आप सब लोग? ये तो दूर से आप एक कपड़े को पकड़ो, मतलब इसमें इसमें लगाकर कपड़े को पकड़ो और एक बर्नर को यूज़ करना है आपको, ठीक है। अगर अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन ना यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं। अब वो पहले साइंस के ना फैक्चुअल सवाल पूछता था, केमिकल के नाम, फिजिक्स में ये वाले लॉ के नाम, बायो में इस बैक्टीरिया का, अमीबा का बॉडी पार्ट का नाम, क्रोमोसोम के नाम, वो अब ये पूछता था। अब वो अप्लाइड पूछता है, अब वो अप्लाइड साइंस पूछता है। और अप्लाइड साइंस भी मतलब ऐसी के बहुत बच्चों वाले टॉपिक के जो किसी ने सोचे भी ना हो कि यार ये क्यों पढ़ के जाता मैं इस एग्जाम के लिए। जैसे इसी से क्वेश्चन बना देगा अगर यूपीपीएससी को बनाना होगा तो। इफ द पीस ऑफ फैब्रिक बर्न्स विग्रसली गिविंग अ स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, तो ये कैसा फैब्रिक हुआ? कॉटन फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक, बोथ 1 and 2, नीदर 1 और 2। इस प्रकार के क्वेश्चन आप उठा के देखना, कभी पेपर होते हैं ऐसे। ईशा आपने देखे होंगे ना, वो पूछता है कि जैसे अब ये वाले क्वेश्चन तो बहुत बार उसने पूछे हुए यूपीपीएससी ने कि जो किसी भी चीज़ को बर्न करने के बाद जो आउटकम वाला जो होता है ना कि निकलता क्या है, ये एप्लीकेशन तो बहुत पूछता है। ये तो फेवरेट है इसका यूपीपीएससी का साइंस के टॉपिक्स में कि आउटकम क्या है किसी भी चीज़ को जलाने के बाद या कोई भी केमिस्ट्री का प्रोसेस करने के बाद ना, बाद में निकलता क्या है उस चीज़ से, आउटकम क्या, आउट प्रोडक्ट क्या निकलता है। इफ द पीस ऑफ द फैब्रिक, जो कपड़ा है ना वो बर्न हुआ, एंड इट इज गिविंग अ स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, तो मान लो कि वो कॉटन फैब्रिक है। कॉटन ना ही मेल्ट होता है, ना ही बर्निंग पे छोटे छोटे बीड्स फॉर्म करता है, कुछ नहीं गिरेगा उसमें से, वो प्रॉपर तरीके से बर्न हो जाता है। अगर एक कपड़े का टुकड़ा है, इट गिव्स अ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, जैसे बाल वाल जब जल जाते हैं, अब बाल जलने की स्मेल क्या होती है अब ये कौन बताए, ठीक है। इट इज अ वुलन फैब्रिक, वूल मेल्ट तो नहीं होता लेकिन इट फॉर्म्स बीड्स ऑन बर्निंग। कॉटन फॉर्म करता है क्या बीड्स? छोटे छोटे दाने या कुछ भी आउटकम निकलता है क्या उससे, आउट प्रोडक्ट निकलता है? नहीं। कॉटन मेल्ट होता है? नहीं। वूल भी मेल्ट नहीं होता लेकिन ये बीड्स फॉर्म करेगा। अगर आप एक कपड़े को जला रहे हो एंड इट गिव्स अ स्मेल ऑफ चार्ड मीट, चार्ड मतलब होता है बर्न्ड मीट, इट इज अ सिल्क फैब्रिक। सिल्क भी मेल्ट नहीं होता बट इट फॉर्म्स बीड्स ऑन बर्निंग। अगर एक कपड़े का टुकड़ा इट बर्न्स स्लोली, धीरे धीरे वो जल रहा है और बर्निंग प्लास्टिक की स्मेल दे रहा है, तो समझ जाओ वो सिंथेटिक फैब्रिक है। सिंथेटिक फैब्रिक मेल्ट होता है एंड इट फॉर्म्स स्मॉल बीड्स ऑन बर्निंग। यानी कि अगर ऐसे कपड़ों में, अगर अशप्रीत ऐसे कपड़ों को अगर आप माइक्रोवेव में रख दो ना अगर, तो गल जाएगा, पता चला वो कपड़ा। ठीक है, तो अशप्रीत आज सारे कपड़े वाले निकालने हैं आपको अपने अलमीरा से, बेस्ट ड्रेसेस इन सब पे टेस्ट परफॉर्म करके देखना है, ओके। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।